नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। मोदी जहां भी जा रहे हैं 400 सीटों का टारगेट दे रहे हैं। सारे सर्वे मोदी को हिंदी बेल्ट में मैक्सिमम सीटें दे रहे हैं और जहां जहां गुंजाइश थी वो सारी सीटें मोदी ने ले ली। फिर भी 400 का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मोदी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि वो 400 क्या उसके पार भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नए गठबंधन पाइपलाइन में है, कुछ राज्यों में टारगेट बड़े हो गए और कहीं पर ज्यादा सीटों पर मोदी लड़ रहे हैं। मोदी का खुद की पार्टी के लिए 370 का लक्ष्य है। जब मोदी ने कम से कम 450 सीटों पर लड़ेंगे तभी तो 370 सीटें हासिल कर पाएंगे। पूरा गुड़ा गणित, पूरा जोड़ तगोड़ इस रिपोर्ट में देखिए। क्या चुनावों के 70 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी के एनडीए की 400 सीटें सील हो गई हैं? क्या एनडीए के 400 के आंकड़े तक पहुंचने के सारे रोड़े खत्म हो गए हैं? मोदी ने वो कौन सा चक्रव्यूह बिछाया है कि एनडीए को 400 सीटें मिल रही हैं और विपक्षी एक एक सीट को तरस गए हैं? क्या मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 400 सीटों का पूरा रोड मैप बिछा दिया है? हर माता बहन कह रही है अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार एक बार। अपनी हर रैली में मोदी 400 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये 400 सीटें आएंगी कैसे? इंडिया टीवी सीएनएक्स के लेटेस्ट सर्वे में एनडीए को 378 सीटें मिल सकती हैं, यानी मोदी के टारगेट से 22 सीटें कम। और बीजेपी के लिए मोदी ने 370 का टारगेट रखा है, लेकिन इस ओपिनियन पोल में बीजेपी को 335 सीटें मिल रही हैं, यानी टारगेट से 35 सीटें कम। अब यहीं से सवाल आता है कि मोदी ये गैप कहां से भरेंगे? मोदी के तीसरी बार सरकार बनाने में तो कोई शक नहीं है। मोदी की हैट्रिक लग रही है, यह कंफर्म है, मगर 400 सीटें आने पर सवाल उठ रहे हैं। अब लगता है कि मोदी को 400 सीटों का क्लियर कट फॉर्मूला मिल गया है। हम आपको बताते हैं कि मोदी कहां से 400 सीटों का गैप पूरा करेंगे। यह गैप पूरा होगा नए गठबंधन से। खबर है कि बीजेपी और बीजेडी ओडिशा में गठबंधन कर सकते हैं। संकेत तो इसके तभी मिल गए थे जब मोदी मंगलवार को ओडिशा पहुंचे थे। अक्सर मोदी जब किसी विपक्ष शासित राज्य में जाते हैं तो वहां की राज्य सरकार पर खूब बोलते हैं, लेकिन मोदी ने ना तो नवीन पटनायक के खिलाफ कुछ कहा और ना ही ओडिशा की सरकार के खिलाफ। अब पता चला है कि दोनों दलों में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों दलों के बीच में अलायंस फाइनल हो चुका है और इस गठबंधन के मुताबिक लोकसभा में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी 14 और बीजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ओडिशा में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनावों के लिए भी वोटिंग होती है। इसीलिए पैक्ट यह हुआ है कि विधानसभा की 147 सीटों में से 100 पर बीजेडी और 47 पर बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी, यानी ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। See, this is a developing situation, so we really don't have much to say. Our state leaders have gone to Delhi and we understand that the meeting is underway. So whatever will be decided will be declared by our national and state leadership. So we are waiting and watching the situation. बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सीटें भी बढ़ेंगी, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और अगर गठबंधन हुआ तो 21 की 21 सीटें एनडीए को मिल जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। सीएनएक्स के लेटेस्ट सर्वे में ओडिशा की इन 21 में से 10 सीटें बीजेपी और 11 सीटें बीजेडी जीतती दिख रही है। यानी अगर गठबंधन हुआ तो ये 11 सीटें भी एनडीए के पास आ जाएंगी और उसका टोटल हो जाएगा 389 सीट। अलायंस हुआ तो बीजेपी और बीजेडी 15 सालों के बाद एक बार फिर से साथ आ जाएंगे। दोनों जब एक साथ होते थे तब भी कांग्रेस को धूल चटा देते थे, और वो भी तब जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती थी।
1998 में दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीती। वोट शेयर रहा 48.7%। इसी तरह 1999 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों साथ थे, 19 सीटें जीती और 57.6% का वोट शेयर रहा। 2004 में दोनों ने ओडिशा में 18 सीटों के साथ 49% वोट शेयर हासिल किया। 2019 में बीजेपी और बीजेडी अलग अलग लड़े, लेकिन दोनों का कंबाइंड वोट शेयर 81% के ऊपर रहा और सीटें थी 20। तब दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था, उसे वोट भी ठीक ठाक मिलते थे, लेकिन अब तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो चुका है। ओडिशा में 1998 में कांग्रेस को 41% वोट के साथ 5 सीटें मिली थीं। इसके बाद कांग्रेस का यह वोट शेयर धीरे धीरे घटता रहा और 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 13.4% वोट मिले और 1 सीट मिली। लेकिन बीजेडी से गठबंधन के बाद भी एनडीए 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। इसके लिए आगे मोदी को क्या करना होगा? इसे हासिल करने के लिए और गठबंधन करने होंगे। और ऐसा ही गठबंधन की संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है आंध्र प्रदेश, जहां बीजेपी का टीडीपी और तेलुगु स्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना से गठबंधन तय बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। 2019 के चुनावों में बीजेपी को आंध्र में 1% से भी कम वोट मिले थे। अभी तीनों ही दलों की सीट शेयरिंग क्या होगी, इसकी डिटेल्स तो नहीं आई है, लेकिन यह तय है कि आंध्र में टीडीपी ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन को हराने के लिए उन्हें अलायंस करना होगा। सीएनएक्स के सर्वे में आंध्र की 25 सीटों में से 10 सीटें टीडीपी जीत सकती है। अगर गठबंधन हुआ तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। गठबंधन की सूरत में ये 10 सीटें एनडीए के पास गईं तो उसका टोटल 399 सीट हो जाता है। बाकी बची 1 सीट, उसे भी देख लीजिए कि बीजेपी कहां से पूरी कर रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब में अकाली दल के साथ एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। सीएनएक्स के सर्वे में शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में 13 में से 1 सीट मिली थी, यानी ये सीट एनडीए के खाते में गई तो टोटल पूरा 400 हो जा रहा है। असल में सहयोगियों को भी बीजेपी के साथ फायदा मिलता दिख रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि सीट भले ही कम मिल जाए, लेकिन एक बार गठबंधन हो जाए तो फिर जीत पक्की है, क्योंकि मोदी की तो लहर ही ऐसी है। हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी अकेले सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो फिर उस पार्टी के लिए यह सोने पर सुहागा है। जैसे उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी चाहे तो अकेले ही लड़कर मैक्सिमम सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट का टारगेट रखा है। इसीलिए पार्टी जहां भी संभव हो रहा है वहां गठबंधन कर रही है। अभी फिलहाल फाइनल घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन 4 पार्टियों का गठबंधन तय है। बीजेपी तो है ही, इसके अलावा बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें दे दी हैं। बागपत और बिजनौर सीट पर जयंत चौधरी ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान भी कर दिए। आज घोसी सीट से भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। यूपी की घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ेंगे। 28 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हैं और 28 विधानसभा में एक अपनी ताकत है। उस ताकत के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उस गुंडा राज को समाप्त किया और 2800 लोकसभा सीट में पहले तो 6 लोकसभा सीट जो 19 के चुनाव में हार गए थे, उस 6 को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कंधा मिला करके हम एनडीए के सभी साथी, सभी घटक दल मिल करके जिताएंगे और मोदी जी को देश के कुर्सी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी की एक और पार्टी पुरानी साथी है अपना दल सोनेलाल, जिसकी नेता अनुप्रिया पटेल हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, पिछली 2 बार से मोदी के साथ हैं। अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर लड़ती हैं और जीतती हैं, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर। 2014 और 2019 दोनों ही बार ये दोनों सीटें अनुप्रिया पटेल ने जीतकर मोदी को दी हैं। इस बार भी यही उम्मीद है कि उन्हें ये दोनों सीटें मिलेंगी। अनुप्रिया ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर
पूरी तैयारी करने को कह दिया है। सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्देश है कि हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसमें अब 5 दल कुल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल तो रहा ही है, लेकिन अब हमारे साथ निषाद पार्टी भी है, भारतीय समाज पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो जहां भी हमारे जिस भी एनडीए के घटक दल का प्रत्याशी हो, हमारे कार्यकर्ता जहां भी हैं, जिस सीट पर 80 सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करना है। पार्टी की जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम अपने सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ अभी बैठे थे हाल ही में, उनके साथ हमारी पार्टी का स्पष्ट जो मत है वो हम रख चुके हैं। सीटें हमारे जो इंटरेस्ट की हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी हम कौन सी सीटें लड़ेंगे, कितनी सीटें लड़ेंगे, ये जानकारी सब आप सबके सामने आ जाएगी। ऐसे ही तो बिसात बिछेगी कि विरोधी एक एक सीट के लिए तरस जाएं, लेकिन मोदी ने खुद अपनी पार्टी के लिए भी तो बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है। मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को अकेले अपने दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 335 सीटें मिल सकती हैं, यानी टारगेट से 35 सीट कम। सवाल है कि बीजेपी इसे कहां से पूरा करेगी, ये 35 सीटें कहां से लाएगी। अब इसे समझते हैं। जिन्हें मोदी के 370 सीटें लाने पर शक हो, वो जरा ये तस्वीरें देख ले। ये किसी सिनेमा हॉल के बाहर की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आज की श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी और उनकी रैली में पहुंचे लोगों के बैठने के लिए सीटें कम पड़ गईं। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के इस स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इसके अलावा 25,000 सीटें और लगाई गईं और बहुत से लोग खड़े ही रहे। भले ही जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सिर्फ 6 सीटें हों, लेकिन जब मोदी के नाम पर इतना क्रेज उस कश्मीर घाटी में दिख रहा हो जहां कभी तिरंगा भी नहीं लहरा सकते थे, तो ये चमत्कार ही है जो मोदी ने मुमकिन करके दिखाया है। काफी बदलाव आया है डेवलपमेंट के लिहाज से। आप देखिए कि जो इससे पहले जो पैकेज आता था, बजट आता था, उससे कई गुना ज्यादा जो है बजट जो है इस बार आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है आम आदमी जो है वो खुश है और कश्मीर के लोग जो है पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वो आज देखने को मिल रहा है। इनका काम और इनके ख्यालात, आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं सदियों में। लोग या तो पट्टी बांधते हैं अपने आंखों पर या कोई, मैं इसलिए आप देखें यहाँ विकास किस तेजी से हो रहा है। मैं नहीं कहता हूँ सब कुछ हो गया, बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वी कैन नॉट जस्ट रिजेक्ट इट कि ऑन द बेसिस ऑफ हेटरेड। मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जिन्होंने कश्मीर को एक्चुअली, जो कश्मीर की एक्चुअली जनता जो है, उनके जो दिल की बातें हैं, उन दिल की बातों को सुना है और उनको प्लेटफॉर्म पे ला करके कश्मीरियों के लिए एक जन्नत, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर एक जन्नत, रियली में अब एक जन्नत क्रिएट करी है, जिसमें हम बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 साल में किया है, क्योंकि ये जो स्कीम है मोदी जी ने लॉन्च किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। हम मोदी जी के साथ हैं, हम चाहते हैं मोदी जी फिर से पीएम बने। तिरंगे से तो मोहब्बत थी, लेकिन दिमाग में ऐसे कंसेप्ट, ऐसी चीजें बिठाई गई थी कि जिसको देख के, जिसको सोच के बंदा खौफजदा होता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, तो जब बच्चा घर से निकलता था ना, एक नौजवान, एक यंग, जब वो कॉलेज जाता था, वो कहीं जब, तो माँ बाप को शाम को ये नहीं होती थी उम्मीद कि ये घर आ जाएगा, बच के आ जाएगा। आज वो दौर है, वो टाइम है, न कोई पथराव है, न कोई लड़ाई है, न कहीं धमाके हो रहे हैं। मुसलमान लड़कियां बेखौफ, उनको कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, बेखौफ चल रही है, घूम रही है। हम तो अपने इंडिया में इतने खुश है जिसकी खुशी की कोई हद ही नहीं है। आई लव मोदी। 18 साल राज की हमारी अदर पार्टी ने, एनसी ने, बट आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ लाल चौक है, आप देखते हो घंटाघर में लाइव चलता है, वहाँ प्रोग्राम नए साल पे हो रहा था, क्या कुछ नहीं बदला। आप बताइए क्या कुछ नहीं बदला? कश्मीर बदला हुआ तो हम लोग बदले और हम बहुत खुश हैं। मोदी जी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाता है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैं बहुत इंस्पायर भी हूँ उनसे। उन्होंने जितना लड़कियों के लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कश्मीर में डेवलपमेंट लाई। ये सब इसीलिए संभव है क्योंकि मोदी ने धारा 370 हटाने का रिस्क लिया। उसी का नतीजा है कि आज मोदी को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग श्रीनगर में जमा थे।
सीएनएक्स के इस सर्वे में घाटी के लोगों से पूछा गया कि क्या आप धारा 370 हटाए जाने से खुश हैं या नाखुश हैं। इसके जवाब में 67% लोगों की राय है कि हम खुश हैं, सिर्फ 28% नाखुश हैं, 5% ने कुछ नहीं कहा। सर्वे का दूसरा सवाल था कि क्या आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू कश्मीर को फायदा हुआ है, अगर हां तो कितना। इसके जवाब में 70% लोगों की राय है कि 370 के खात्मे से बहुत फायदा हुआ है, 23% की राय है कि कोई फायदा नहीं हुआ, 7% ने कुछ नहीं कहा। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। अब मोदी के विरोधी ये तर्क दे सकते हैं कि कश्मीर की ये भीड़ मोदी को 370 सीटें कैसे दिलाएगी, क्योंकि कश्मीर में तो कुल 6 सीटें हैं जिन्हें अगर मोदी जीत भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। कश्मीर को सिर्फ राजनीतिक तौर पर देखना गलत है। कश्मीर वो समस्या थी जिसे सुलझाने में पिछले 7 दशकों से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर मोदी के धारा 370 हटाने से कश्मीर की यह समस्या हल होती है तो यह सेहरा मोदी के नाम पर ही बंधेगा और जाहिर तौर पर उसका फायदा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखेगा। जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना टारगेट बड़ा कर दिया है। बीजेपी महाराष्ट्र की 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 5 से 6 और एनसीपी अजीत पवार 3 से 4 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। शिंदे गुट और अजीत पवार को दी गई कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा। शिवसेना शिंदे गुट की जिन सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार सकती है उनमें मुंबई उत्तर पश्चिम, नासिक, यवतमाल वाशिम, रामटेक, मावल, ठाणे, औरंगाबाद और परभणी हैं। शिवसेना शिंदे गुट को दक्षिण मुंबई, ठाणे और सिंधुदुर्ग सीट दी जा सकती है। एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में रायगढ़, शिरूर और बारामती सीट जानी तय है। अमित शाह ने महायुति के नेताओं को पूरा ब्लूप्रिंट थमा दिया है कि कैसे 45 सीट जीतनी है। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ युवा साथियों, सभी लोग वोट करने जाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को 300 पार कराएंगे, महाराष्ट्र में 45 पार कराएंगे, देश में 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, 400 पार के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।